गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम चैप्टर 12th स्टार्ट कर रहे हैं रैखिक प्रोग्रामिंग। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपने 11th क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर पढ़ा है, जिसमें आपने असमीकाओं के आलेखीय निरूपण द्वारा हल निकालना सीखा था। उसी का प्रयोग यहाँ पर अब हम करेंगे। इसमें क्या होता है कि जब हमें समस्याएं दी हों, सामान्य प्रकार की समस्याओं में लाभ या अधिकतम करनी और लागत में न्यूनतम करनी खोजने का प्रयास करना है। इससे पहले जब आपने 11th क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, वहाँ पे आपने अधिकतम करनी और न्यूनतम करनी मान नहीं छांटे थे, मीन्स ना अधिकतम मान ज्ञात किया था ना न्यूनतम। अब इसी में थोड़ा सा लीनियर प्रोग्रामिंग है वही चीज़, बस थोड़ा सा इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है कि हमें यहाँ पर न्यूनतम करनी और अधिकतम करनी लागत ज्ञात करनी होती है। इस टाइप की समस्याओं को हम इष्टतमकारी समस्याएं कहते हैं और इस इष्टतमकारी समस्याओं में अधिकतम लाभ, न्यूनतम लाभ या संसाधनों का न्यूनतम उपयोग सम्मिलित होता है। रैखिक प्रोग्रामिंग के द्वारा हम इस विशेष प्रकार की समस्याओं का हल करते हैं और इनका उपयोग आगे को आप उद्योग, वाणिज्य, प्रबंधन विज्ञान आदि में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या होती क्या है? इसमें आपके दो टाइप के उद्देश्य होंगे, इसमें दो चीज़ों में विभाजित होगा। एक ये कहलाएगा रैखिक उद्देश्य फलन और दूसरा इसमें होता है व्यवरोध चर। रैखिक उद्देश्य फलन अभी आप क्वेश्चन देखेंगे कैसे है वो मैं बता दूंगी। रैखिक उद्देश्य फलन में हमेशा आपको एक z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म दिया जाएगा, जहाँ पर a और b अचर होंगे और उसी का आपने अधिकतम करनी या न्यूनतम करनी ज्ञात करना होता है। z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई जो कि आपका उद्देश्य फलन होता है, उसमें a और b अचर होते हैं, x y चर राशियाँ होती है, उसी का आपने अधिकतम करनी या न्यूनतम करनी ज्ञात करना होता है। z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई को हम रैखिक फलन भी कहते हैं। दूसरा इसमें आता है व्यवरोध चर। जैसा कि आपने 11th क्लास में देखा था कि उसमें आपकी असमीकाएं आती हैं, आप उनका ग्राफ खींचते हैं रैखिक समीकरण में बदल के और उसका हल क्षेत्र निकालते हैं। उन्हीं रैखिक असमीकाओं को यहाँ पर एक नया नाम दे दिया जाता है व्यवरोध चर। किसी लीनियर प्रोग्रामिंग की समस्या में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ प्रतिबंध दिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं व्यवरोध। ऐसी न्यूनतम ज्ञात करने के लिए भी जो हमें असमीकाएं दी होंगी उसे हम कहते हैं व्यवरोध। तो इसके लिए क्या करना है? जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था, हमें यहाँ पर एक उद्देश्य फलन दिया होगा z इक्वल टू मैंने कह दिया 2x प्लस 5y। इसमें आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा या तो इसका अधिकतम करनी ज्ञात कीजिए या इसका न्यूनतम करनी ज्ञात कीजिए। जब कंडीशन दे दी है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये आपके व्यवरोध कहलाएंगी, ये कहलाएंगी उद्देश्य फलन। इसके आगे को फिर आपको पता ही है, सबसे पहले इस उद्देश्य फलन को फिलहाल हमने कुछ नहीं करना, हमने इसमें लास्ट में अधिकतम और न्यूनतम निकालना होता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले व्यवरोध, वहाँ जो 11th क्लास में गया था इनकी रैखिक असमीकाएं लिख रहे थे। ग्राफ के लिए आप एक टेबल बना रहे थे, एक्स और वाई के मान, एक बार एक्स का मान 0 रख के वाई निकाल लेते, वाई का मान 0 रख के एक्स निकाल देते, फिर हम ग्राफ खींचते थे। ग्राफ के बाद हम इन व्यवरोध यानी असमीकाओं में एक्स और वाई का मान 0 रख के सत्य असत्य चेक करते थे। उसके बाद अगर सत्य है तो मूल बिंदु की ओर को आपका हल क्षेत्र आता था, असत्य है तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर को हल क्षेत्र होता था। चलिए मैं अब इसी को आपको क्वेश्चन के द्वारा समझा देती हूँ। आज आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, आज आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज को फर्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे, क्योंकि आपका इस फर्स्ट एक्सरसाइज से ही यानी 12.1 से ही आपका 6 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। वो 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेकेंड एक्सरसाइज से नहीं आता है तो फिलहाल आप उसे नहीं करेंगे। तो अभी आप 12.1 आज सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएंगे मुझसे पूछेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 12.1 का 4th क्वेश्चन लिया है, जिसमें आपसे कहा गया है क्वेश्चन में निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 5y का न्यूनतम करनी ज्ञात कीजिए। जब आपको व्यवरोध दिए हैं x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने कहा था जो z दिया है उसे हम उद्देश्य फलन लिख लेंगे तथा व्यवरोध लिख लिए, इनको 1 और 2 मान लिया, इनको कुछ नहीं लिया। व्यवरोध 1 और 2 का रैखिक समीकरण आपने लिख लिया। समीकरण 1 के ग्राफ के लिए आपने एक बार x का मान 0 रखा, तो अब इतना लंबा हमने यहाँ पर नहीं शो किया, 12th क्लास में पहुँच चुके हो तो अब ये तो ईजी है, तो y की वैल्यू 1 आएगी।
फिर हमने इसी में फर्स्ट वाले में y की जगह 0 रख दिया तो x की वैल्यू 3 हो गई। ऐसी समीकरण 2 के ग्राफ के लिए किया। अब ग्राफ खींचना आपको आता है, ये आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे क्योंकि आपको पेपर में भी ग्राफ पेपर में ही का ही यूज़ करना है, वहाँ आपको मिलेगा। ये तो अभी यहाँ पर मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्केल की मदद से नाप के बनाया। तो मैंने दोनों रैखिक समीकरणों 3 और 4 के यहाँ पर ग्राफ खींचे। असमीकाओं में यानी इसमें हमने 0 0 रखा, 0 इज ग्रेटर देन 3 जो कि असत्य है, और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 2 यानी x 0 इज ग्रेटर देन 2, ये भी क्या होगा, असत्य। तो इन दोनों का जो हल क्षेत्र आएगा वो ऊपर की ओर को आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर हल क्षेत्र अलग अलग कलर से दिखा सकते हैं, और नहीं क्योंकि 11th में तो आपको सारी लाइनों के लिए हल क्षेत्र दिखाना ही दिखाना होता था। यहाँ पे आप डायरेक्ट हल क्षेत्र पे इन सारी व्यवरोधों का हल क्षेत्र एक साथ भी दिखा सकते, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया। पहले वाले के लिए असत्य था तो ऊपर की ओर को आता यहाँ को, दूसरे वाले के लिए असत्य था तो भी ऊपर की ओर को आता। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है जो आपकी x एक्सेस है उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी आपका यहाँ से y एक्सेस होगी और y एक्सेस से दाईं ओर को होगा इसका हल क्षेत्र, तो यहाँ की ओर को आएगा। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सेस और x एक्सेस से ऊपर की ओर को हल क्षेत्र आएगा। तो कुल मिला के आपका इतना हल क्षेत्र यहाँ पर बना। तो यहाँ पर हल क्षेत्र मैंने बिंदु ले ली, ये बिंदु तो जब हम ग्राफ खींच रहे थे तभी दिखा दिया, C पहले वाले के लिए A फिर B फिर T। अब इसमें क्या होता है, जब आप ग्राफ खींचेंगे तो आपने देखा 3 और जो 4 समीकरण रहेगी वो एक दूसरे को किसी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये अगर आपने ग्राफ में बिल्कुल सही एक्यूरेट खींचा है तो आपके ये बिंदु ग्राफ से ही ज्ञात हो जाते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि ये बिंदु सही है नहीं है तो इसके लिए आप समीकरण 3 और 4 को हल करिए, x और y के मान ज्ञात कीजिए। लेकिन जहाँ तक संभव है कि आप ग्राफ के द्वारा ही इस बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ग्राफ में आप यहाँ x एक्सिस देखते, y एक्सिस देखते और उसको हल करके बिंदु निकाल लेते। अब इसमें हमसे कहा था न्यूनतम करनी ज्ञात करना है। न्यूनतम करनी ज्ञात करने के लिए आप देखिए कि हल क्षेत्र में जो आपका हल क्षेत्र है वो किस किस बिंदु के लिए उपलब्ध है। एक तो C के लिए हो रहा है, A बिंदु ये आला था तो इसको हम नहीं लेंगे, एक E के लिए आ रहा है और एक D के लिए B के लिए आ रहा है सॉरी। तो C, E और B बिंदु को हम एक एक करके उद्देश्य फलन में रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले व्यवरोध एक में x और y का मान 0 असत्य आया, इसके लिए भी असत्य, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, हल क्षेत्र ऊपर की ओर को होगा। व्यवरोध का हल क्षेत्र यह भी मैंने आपको बता दिया था कि y एक्सिस और y एक्सिस से दाईं ओर, इसके लिए हो जाएगा x एक्सिस और x एक्सिस से ऊपर की ओर को। तो अब जो हमारा व्यवरोध का हल क्षेत्र आया था वो आया था YC, y इसलिए क्योंकि वो y एक्सिस में भी है और x एक्सिस में है, तो YCEBX। अब व्यवरोध जहाँ E क्या है, जो हमारी रैखिक समीकरण थी 3 और 4 का प्रतिच्छेदन बिंदु, वो हमने ग्राफ के द्वारा ज्ञात कर लिया। अब उद्देश्य फलन में आपने इन तीनों बिंदुओं को एक एक करके रखा। हो सकता है आपके 4 बिंदु आए 5 बिंदु आए, वो तुम्हारे ग्राफ पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन के। फिर हमने इसमें देखा सबसे कम मान हमारा बिंदु ई के लिए आ रहा है, तो यही आपका उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान हो गया। तो इस प्रकार से आज आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर नहीं आएगा मुझसे पूछ लेंगे।